अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। पीटीआई के साबिक रहनुमा परवेज खटक साहब, जो कि साबिक चीफ मिनिस्टर केपीके भी थे और साबिक डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने आज एक नई पार्टी का ऐलान किया और उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। उनके साथ पीटीआई के ही साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी तशरीफ फरमा थे और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि चंद ही दिनों में उनका मंशूर और झंडा भी आ जाएगा। उन्होंने एक और क्लेम किया कि तकरीबन 57 के करीब प्लस माइनस उनके पास पीटीआई ही के एमएनएज और एमपीएज हैं और वो उनको ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने उनको मुबारकबाद दी इस नई पार्टी पर। आइए आपको सुनाते हैं। गुड लक। अच्छा है, ज्यादा जमात होनी चाहिए, कंपटीशन है तो अच्छा है। जी 50 प्लस एमएनएज और एमपीएज, इसका मतलब ये है कि 50 प्लस इलेक्टेबल्स केपीके से, जो कि पीटीआई से टूट गए। पंजाब और सिंध से पहले ही बहुत सारे लोग पीटीआई को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। क्या केपीके में परवेज खटक साहब की ये पार्टी कोई डेंट डाल सकेगी, कोई कारी ज़रब लगा सकेगी अगले इलेक्शंस में? 2013 में केपीके की जो असेंबली है उसमें बेसिकली 124 सीटें हैं, जिनमें से पीटीआई की 55 सीटें थी। और फिर जब 13 से 18 तक परवेज खटक साहब ने अपने सूबे में काम किया, मेहनत की, डेफिनेटली इमरान खान साहब की सपोर्ट भी थी उनको, तो 2018 में वो 55 से इसको 95 पर ले गए। सो चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में और उनसे पूछते हैं कि क्या वो परवेज खटक की परफॉर्मेंस थी या इमरान खान साहब का क्रिज्मा था, और क्या ये पार्टी कोई डेंट डाल सकेगी, वोट बैंक तोड़ सकेगी इमरान खान साहब का? जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। परवेज खटक जो वजीर दिफा रहे दूसरी टर्म में और खान साहब की पहली टर्म यानी केपीके की गवर्नमेंट के दौरान, खान साहब की जो पहली टर्म थी एज सूबाई असम्बली, तो उस वक्त वो वजीर आला केपी थे, खैबर पख्तूनख्वा। और जब दूसरी टर्म और खान साहब की जब पहली टर्म आई वफाक में, तो उस वक्त वो वजीर दिफा रहे और आज उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से। अब उनका ख्याल है कि वो शायद वोट तोड़ लेंगे, बंदे तोड़ लेंगे। बंदे बड़े नाम वाले उन्होंने तोड़ लिए, लेकिन केपी में बड़ा नाम उस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से पंजाब में चलता है। एक तो केपी के जो वोट हैं हर हलके के, उनकी तादाद कम है कराची और पंजाब की एक एक कौमी असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी या हलके के हिसाब से। बलूचिस्तान के कम है, केपी के उससे बलूचिस्तान से कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन पंजाब और कराची के मुकाबले में काफ़ी कम होते हैं। पंजाब में 1.5 से 2 लाख वोट जो है वो कास्ट हो जाता है और जो बड़े हल्के हैं उनमें नंबर ऑफ वोट्स इससे भी ज़्यादा होते हैं और ये तकरीबन 33 से 40-45% वोट कास्ट होता है। तो केपी में कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो खटक साहब ने नई पार्टी बनाई है, अजीब सी बात है, परवेज खटक साहब चौधरी निसार ये क्लास फेलो हैं और दोनों का फेट यही है कि चौधरी निसार ने भी ऐन अरूज पे पार्टी छोड़ी जब नून लीग की हुकूमत थी और परवेज खटक ने भी बिल्कुल गवर्नमेंट जब पीटीआई की थी और गवर्नमेंट के बाद अगले इलेक्शन पे जाना था तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो अजीब सी बात है, तो उसने इत्तेफाक भी कहा जा सकता है। लेकिन जो बंदे इन्होंने इकट्ठे किए, मैं आज काफ़ी लोगों से केपी के जो लोग थे वोटर थे उनसे बात करता रहा,
सारा दिन यही बहस चलती रही। तो उन्होंने कहा कि ये जीतने वाले नहीं, ये खान की वजह से, यानी कासिम के अब्बा की वजह से, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की वजह से जीते थे और उन्हीं के यहाँ पे काम है। और कई ऐसे काम गिनाए जा सकते हैं जो केपी में काबिल जिक्र वो मानते हैं कि उन्होंने किए। ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग उस वक्त खान साहब के साथ भी थी, सारी रिफॉर्म्स भी हुई और काफ़ी बेहतरी भी हुई। रिफॉर्म जनरली भी हर पार्टी को करनी चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल खान साहब में केपी में उनकी पॉपुलरिटी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हराने में, बाकी पार्टियों को डिफीट करने में उनका बड़ा वाज़ेह किरदार है। अब देखते हैं अगले इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान, ANP या बाकी पार्टियां किस, और ये नई पार्टी परवेज खटक साहब की, ये किस तरीके से खान साहब को डील करती है। इतना आसान नहीं है खान साहब को हराना वहां पे। जी राना साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एतजाज एहसन साहब की जो पिटीशन थी उसकी हियरिंग की। मैं तो इसको बेसिकली इमरान खान बचाओ पिटीशन कहता हूं। अहमद से पूछते हैं कि इस पिटीशन की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन पर इस पिटीशन के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज जो हियरिंग थी 9 मई के ट्रायल के हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाए कि ना किया जाए, एतजाज एहसन साहब की और भी दूसरे वकला की, उसमें लतीफ़ खोसा साहब वगैरह की पिटीशन थी जिनको PTI से निकाल भी दिया गया है। तो उसमें हुआ ये कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनका मिलिट्री कोर्ट के अलावा कोई हल नहीं, उनको वही सजा दी जाए। तो ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ पर्सनली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त है। मेरा ख्याल आर्मी चीफ नहीं बल्कि हर फौजी ये चाहता है कि जो भी 9 मई के में मुलव्वस लोग थे जिन्होंने इसमें खराबी डाली, उनको किसी न किसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए और दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना या सिविलियन कोर्ट में ट्रायल करना, ये अहम सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि फिर इससे एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और फिर किसी भी केस को आप मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, जो कि एक नई फिर रवायत होगी जो नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बनती है। जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है ना राना साहब, आज भी सारे एंकर टीवी पे यही सवाल कर रहे थे कि एक्चुअल होने ये जा रहा है कि इलेक्शन से पहले खास इन कोर्ट्स का फैसला आएगा। अगर आ जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएं, साथ ही खान साहब को भी, जैसे परवेज इलाही साहब को 2 महीने के लिए लाहौर में DC ने कैंप जेल में डाल दिया है कि वो वहाँ पे नजरबंद रहेंगे, क्योंकि उनके बाहर निकलने से नुक्स या वहाँ का खतरा है, अमन व अमान को नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा और हो सकता है कि उन पर बगावत का मुकदमा चलाया जाए। इसके अलावा खान साहब को इस वक्त इलेक्शन से बाहर निकालने, हराने का कोई और हल नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो फिर खान साहब की वाजिब बहुत बड़ी जीत से लेके उनकी 2/3 मेजोरिटी से लेके उनकी सिंपल मेजोरिटी कुछ भी आ सकता है, सिंपल से भी कम हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सब लोगों की राय हो, क्योंकि जो इलेक्शन के बिल्कुल करीब वाले सर्वे आते हैं जिसमें बहुत सारे टीवी के एंकर भी निकलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी हर हल्के में जाते हैं और हर हल्के में जो यूट्यूबर हैं वो भी अपना काम करते हैं। तो वो जो सैंपल सर्वे आएगा वो ज्यादा ये राय क्रिएट करेगा कि लोग वोट किसको डालते हैं। क्या लोग डर के वोट डालने नहीं आते, एक अलग बात हो, एक अलग सेगमेंट सोसाइटी का हो सकता है। अगर ये 15, 20 से 25% तक ये वोट हो गया फिर PTI को बहुत बड़ा डैमेज होगा। और अगर लोग ना डरे और फिर भी आकर वोट डालते रहे तो देन कह लें PTI को फायदा होगा। अब ये किस तरीके से खेला जाएगा, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी फुल खेलना है। तो ये सारी चीजें मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन से लेकर सारी चीजें बिल्कुल अहम होंगी इलेक्शन के करीब जाकर। जी राना साहब, अबूरी हुकूमत की बातचीत शुरू हो गई है, उसका कौन हिस्सा होगा और कौन हिस्सा नहीं होगा। सुना यह है कि दुबई में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने चीज़ें फाइनलाइज कर ली हैं, डिसाइड कर ली हैं, सिर्फ वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी गैर सियासी सोच की वजह से आज पार्लियामेंट से बाहर हैं और आज इस अबूरी हुकूमत की तश्कील के डिसीजन मेकिंग में भी वो शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने गलत फैसलों की वजह से। एक साहब है मोहसिन बेग साहब, उन्होंने जनाब खुद ही एक अफवाह उड़ाई हुई है कि शायद वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और उन्होंने जब प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रैंक लगाया, हल्फ उठाया
تو اس وقت اپنی ایک تصویر ان کے ساتھ وائرل کی کہ جناب میں ان کے بہت قریب ہوں. یہ صاحب عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب ہوتے تھے, اور عمران خان صاحب کے دور میں جب FIA نے ان کو ان کے گھر سے اٹھایا تو انہوں نے خان صاحب کو ایک دھمکی بھی لگائی تھی کہ یو آر فنشڈ, تو تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہرحال انہوں نے کل جرگے میں بھی ایک انٹرویو دیا, اور یہ اپنی سیلف پروجیکشن کرنے میں کافی تیز ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے جب یہ دوست تھے اس سے پہلے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا. یہ لائم لائٹ میں بیسیکلی اس وقت آئے جب ان کو اریسٹ کیا گیا عمران خان صاحب کے ہی دور میں. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس عبوری حکومت کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے اور کیا خبریں ہیں ان کے پاس. جی احمد. جی رانا صاحب, عبوری حکومت کے نگران حکومت جو ہے اس کے ناموں کا سلسلہ کچھ عرصے سے جاری ہے. ایک مہینے سے کچھ لوگوں نے اپنے نام دینا شروع کر دیے, موسم بیگ وغیرہ جیسے لوگ تھے انہوں نے اپنے نام فلوٹ کرنا شروع کر دیے. 7 آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جو تصویریں کھنچائی تھیں وہ بھی لگانا شروع کر دی اخباروں میں کہ ان کا نام انٹیریئر منسٹر پرائم منسٹر کے لیے آ رہا ہے. تو بڑے لوگوں نے شوق پورا کیا. آرمی چیف بڑے سادہ آدمی ہیں. میں جیسے ادارے میں بھی کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی ہمارے فوٹوگرافر ہیں, انہوں نے سب سے لا کے مجھے فوٹو دکھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا پورٹریٹ کھینچا ہوا ہے ان کا. اور وہ جب میں نے کھینچا تھا تو اس وقت تو آرمی چیف نہیں تھے, تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا, اور یہ میرا تصویر ہے. پھر ہم نے وہ تصویر چھاپی بھی, بڑی اچھی بنی یہ تصویر تھی. اور ان کا بڑے سادہ سے آدمی ہے, ہاتھ بندہ جا کے مل لیتا ہے. اب ان کی سیکورٹی بڑھ گئی ہے کیونکہ آرمی چیف ہے. جب تک وہ عام جنرل بھی تھے تو عام جگہوں پہ لوگ جا کر ان سے مل لیتے تھے, کوئی بڑا وہ ایشو نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے نام آنا شروع ہو گئے, اور قمرالزمان قاہرہ صاحب پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ میں استعفیٰ بندہ ہوگا وہ سیاستدان ہوگا. اب بڑی عجیب سی بات ہے, جو سیاستدان ہوگا وہ کیسے انصاف کر پائے گا؟ پہلے ہم چیف جسٹس یا جج صاحبان سے لوگ لیتے تھے, ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے بھی لے لیتے تھے, بلوچستان سے نارملی لیا جاتا تھا, سندھ سے لے لیتے چھوٹے صوبے سے تاکہ ان کی افیلیشن کم پارٹیز کے ساتھ ہو. جج صاحبان کو بھی اس لیے لیا جاتا تھا کہ ان کا لائف کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ باہر کھانا بھی جا کے نہیں کھاتے, عام لوگوں سے ملنا تو درکنار. تو ایسی سچویشن میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبوری حکومت اس کو لگایا جاتا ہے جو غیر جانبدار. اگر سیاستدان لگا دیں گے تو جانبدار ہوگا, غوث علی شاہ کو لگا دیں گے, کسی اور کو لگا دیں گے. جسٹ اب وہ لوگ تو پارٹیوں میں رہے ہیں, ان کی تو افیلیشن کسی نہ کسی صورت میں PDM, PTI, پیور پارٹی کسی کے ساتھ تو ہوگی. تو یہ مجھے تو کوئی بہتر ڈیسیژن نہیں لگتا, غلط فیصلہ. اور یہ کہہ لیں کہ روندی مارنے والی بات ہوگی الیکشن میں, لیکن لوگ روندی مارتے ہیں اور پھر جیتتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو. بہرحال دیکھتے ہیں جو کچھ بھی سچویشن چل رہی ہے, جو بھی نام آتا ہے اور کیسے نام پہ کنسنسس ہو اور کیسے سلسلہ آگے چلے. لیکن جتنا غیر جانبدار اور بہتر انتخاب ہوگا اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہوگا. دیکھتے ہیں اب کیا سچویشن بنتی ہے. اب الیکشن کی فضا, رانا صاحب بڑے عرصے سے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں الیکشن کی فضا, تو اب الیکشن کی فضا اپنے ٹائم پہ جو ہے نا وہ گرم ہوتی جا رہی ہے. خواب سے 3 مہینے بھی آپ لگا لیں, نومبر بھی لگا لیں, اکتوبر بھی لگا لیں, 9-10 اکتوبر, 9-10 نومبر, ارلی اکتوبر, ارلی نومبر الیکشن کی ڈیٹ بن سکتی ہے کچھ بھی. جی رانا صاحب. عمران خان صاحب کا پرویز خٹک کو گڈ لک کہنا اوور کانفیڈنٹ ہونے کی دلیل ہے؟ کیا یہ وہی کانفیڈنس ہے جس سے عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ ان لوگوں میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکیں؟ بہرحال میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں عمران خان صاحب کا ٹکٹ بھی کوئی نہیں لے گا. اگر یہ بات سچ ہے تو عمران خان صاحب کو ایک ایکسٹریم لیول کی لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت ہے. He needs to engage with his leadership down to councillor level. اپنے لوگوں سے بات کریں, ان کو انگیج کریں, ان کو حوصلہ دلائیں کہ عمران خان ان کے ساتھ ہے. ہر کرکٹ ٹیم کو, ہر سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی دوبارہ سے صف بندی کرے, اپنے آپ کو دوبارہ سے منظم کرے اور پوری تیاری کے ساتھ الیکشن میں اترے. اور اگر اس کا ووٹ بینک ہے تو اس ووٹ بینک کو انگیج کرے. خان صاحب کو سب سے بڑا دھچکا آلریڈی ساؤتھ پنجاب اور KPK میں لگ چکا ہے, جہاں ان کی لیڈرشپ
ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کو انگیج کریں اور بہت تیزی سے کریں کیونکہ وقت ان کے پاس کم ہے. یہ ایک میرا مشورہ ہے عمران خان صاحب کو. آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، میری دعا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو. آپ بھی دعا کیجئے گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.